हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल का जो हमारा टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, कल वाले वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वाइडनेस ज़्यादा थी, तो आज मैं उस टॉपिक को दोबारा से रिक्ले कर देता हूँ। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या सीखा था कि यदि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस हो, इस टाइप से बंद सरफेस हो, उस बंद सरफेस का फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्फानाइट डेसिमल स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और फिर उसमें से रैंडमली एक हम लोग एलिमेंट चूज़ करते हैं। उस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करते हैं, उसके एरिया वेक्टर को डायरेक्शन को शो करते हैं, और उसके बीच में जो हमने रिलेशन बनाया था फ्लक्स का, वो ये बनाया था डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये फ्लक्स किसका था? ये फ्लक्स था इस एलिमेंट का जो हमने रैंडमली क्या कर लिया, चूज़ कर लिया। लेकिन ये वाले फ्लक्स को यदि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें तो वो हमको क्या मिल जाएगा, एंटायर सरफेस का फ्लक्स अपने को मिल जाएगा। तो उसको हमने लिखा था फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है भाई बात। और इस पर मैंने एक सर्कल लगा दिया था जो क्लोज इंटीग्रल को क्या करता है, शो करता है। ओके, अब इस फॉर्मूले को आप याद रखें कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। ठीक है भाई, तो आज हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट लॉ पर, जो है गॉस लॉ। कल थोड़ी सी वाइटनेस ज़्यादा हो गई थी तो ये आपको अच्छे तरीके से दिख नहीं पाया बोर्ड पे कि गॉस लॉ क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको दोबारा से बना रहा हूँ। हेडिंग लगाएं, नोटबुक खोलें अपनी, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक जनरल कंडीशन को क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। ठीक है भाई, पहली कंडीशन मैं कंसिडर करता हूँ, कंडीशन फर्स्ट, ये मैंने कंसिडर की। एक मेरे पास कोई एक क्लोज सरफेस था और इस क्लोज सरफेस से बाहर एक चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस नेचर का चार्ज पड़ा हुआ है। तो आप यदि देखो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अराउंड चारों तरफ होगा, इट मीन्स इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो इससे अवे होंगी, इस साइड से ऐसे चारों तरफ से होंगी, लेकिन हमें उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है जो इस सरफेस के अंदर से क्या हो रहा है, पास आउट हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है भाई, तो अब आप यदि इसका नेट फ्लक्स लिखना चाहो, फाई नेट फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज्ड बॉडी, तो इसको आप लोग कितना डिटरमाइन करोगे? तो हमें पता है कि फ्लक्स बेसिकली क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच इज़ पासेस थ्रू एन एरिया। तो इस एरिया को आप लोग देखें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है या क्रॉस कर रही है। तो हमको काउंट करने पर मिलेंगी 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही हैं। और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें एंटर कर रही हैं वो भी देखो। तो 1, 2 एंड 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कर रही हैं, और उतनी ही 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से क्या कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो नेट फ्लक्स इसका कितना आना चाहिए, हमारे पास से 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, नेट फ्लक्स हमारे पास से 0 आना चाहिए। ठीक है बात। अब इस कंसिडरेशन से हमें क्या मिला, इस कंसिडरेशन से जो कंक्लूजन निकला ना, वो ये कंक्लूजन है कि यदि हमारा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्लोज्ड बॉडी से आउटसाइड है, क्लोज्ड बॉडी से आउटसाइड है, तब हमारा जो नेट फ्लक्स है उस क्लोज्ड बॉडी का वो ऑलवेज कितना रहता है, 0 रहता है। इट मीन्स इफ चार्ज situated outside from the body या from the closed surface, then flux link with closed surface
रिमेन ऑलवेज 0। ये बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हमने चार्ज लिया इस क्लोज्ड बॉडी से आउटसाइड, तो हमें ये मिला कि उस क्लोज्ड बॉडी के साथ जो रिलेटेड फ्लक्स होगा, जो लिंक होने वाला फ्लक्स होगा, वो ऑलवेज कितना रहेगा, 0 रहेगा। चलो जी, अब बात करते हैं अपने सेकंड नंबर कंसिडरेशन की, क्योंकि ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्हीं की हेल्प से हम लोग गॉस लॉ को क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है जी। सेकंड नंबर कंसिडरेशन हमारा ये है कि मान लें कि अपने पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, सेम वही प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन अब की बार उसको हम लोगों ने एक क्लोज्ड स्फीयर के अंदर रख रखा है। ये एक क्लोज्ड स्फीयर है, क्लोज्ड स्फीयर है, इसके अंदर ये चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है भाई। तो अब आप लोग देखें कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक होगा। तो आपको पता है कि ये क्लोज्ड बॉडी है, और क्लोज्ड बॉडी का फ्लक्स निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। यदि मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं तो ई डी ए कॉस थीटा। ये इक्वेशन अपने को क्या बताता है, ये बताता है कि आप इसके सरफेस पर एक एरिया एलिमेंट बनाएं डी ए मैग्नीट्यूड का, उस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन को शो करें, ठीक है जी, और उस एरिया एलिमेंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी शो करें, और उनके बीच में थीटा कितना आएगा उसको आप जज करें। थीटा मिलेगा यहाँ पर 0 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो सेम है। यदि इसकी आप रेडियस कितनी मान लेते हो, r मान लेते हो, तब आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पर कितना हो जाना चाहिए, चार्ज कितना है प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितना आएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि कांस्टेंट है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लें। फाई इक्वल टू ये ई देखो इतना है, कांस्टेंट है, तो उसमें बाहर निकाल लेता हूँ, के क्यू ओवर आर स्क्वायर क्लोज्ड इंटीग्रल किसका, डी ए का। अब डी ए का क्लोज्ड इंटीग्रल करने का मतलब क्या है कि डी ए वाले जो एलिमेंट है वो आप इसके सरफेस पर जोड़ते जाओ, तो आपको इस एंटायर स्फीयर का क्या मिल जाना चाहिए, सरफेस एरिया मिल जाना चाहिए। इट मीन्स जो हमारा ये इंटीग्रल है, एलिमेंट का इंटीग्रल है, ये सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सरफेस एरिया में, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब के की वैल्यू को पुट कर दें, के इक्वल होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या कर दिया, कैंसिल, तो आपको इसका नेट फ्लक्स कितना मिला, नेट फ्लक्स मिला क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि यदि मैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज को जो आउटसाइड पड़ा था उसको किसी क्लोज्ड बॉडी के इनसाइड रख दूँ, अंदर रख दूँ उसको क्लोज्ड बॉडी के, तब उस क्लोज्ड बॉडी के साथ जो फ्लक्स लिंक होता है वो ऑलवेज नॉन जीरो होता है, उसकी वैल्यू 0 कभी भी नहीं मिलती अपन लोगों को, ठीक है। सेकंड नंबर कंसिडरेशन आप ये याद रखें, इसका स्क्रीनशॉट कर लें आप। हाँ जी, उसके बाद आप देखो इस कॉन्सेप्ट को लेना है अपने। यदि एक क्यू चार्ज अंदर पड़ा हुआ है तो जो हमारा ये वाला फैक्टर आएगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये किसकी इक्वल आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा, ठीक है बात। यदि इसमें 2 चार्ज होते तो 2 चार्ज अलग अलग इंडिविजुअल अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करते, पार्टिसिपेट करते उसमें। उसी केस को मैं कंसिडर करता हूँ केस थर्ड, या कंसिडरेशन अपना थर्ड नंबर। ये कंसिडरेशन क्या है कि मेरे पास इस प्रकार से क्लोज्ड स्फीयर है या कुछ भी एक क्लोज्ड बॉडी है, इसके अंदर 2 चार्ज पड़े हैं, एक तो पड़ा है प्लस Q1 और दूसरा पड़ा है प्लस Q2, और एक चार्ज बाहर पड़ा हुआ है प्लस Q3, एक चार्ज बाहर पड़ा हुआ है प्लस Q3। तो यदि मैं इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहूँ फ्लक्स का, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो
क्या इक्वेशन था हमारे पास क्लोज्ड बॉडी के फ्लक्स का, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया वेक्टर इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहले मैं क्या लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ क्लोज्ड इंटीग्रल E1 वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अब ये E1 क्या चीज़ है, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q1, और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस क्लोज्ड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सरफेस पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये Q1 चार्ज डेवलप करेगा वो कितना है हमारे पास E1 है। ठीक है भाई, तो इसको आप कितना लिख सकते हो, देखो इसके देखो अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो एलिमेंट था हमारा, इस एलिमेंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे थे वो कौन सा चार्ज कर रहा था, प्लस क्यू। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा चार्ज डेवलप कर रहा है, Q1, तो क्या चेंज आएगा, यहाँ बन जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतना आना चाहिए। ये है हमारा फ्लक्स डेवलप्ड बाय चार्ज Q1। सेम इसी टाइप से आप यदि इसको निकालो, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E2 वेक्टर डॉट dA वेक्टर, ये हमारा आ जाएगा फ्लक्स ऑफ चार्ज 2, इसको आप लिखोगे Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और 3 नंबर आप लिखो E3 वेक्टर डॉट dA वेक्टर, इसको आप लिखोगे 0, बिकॉज हमारे फर्स्ट कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग यदि चार्ज आउटसाइड द स्फीयर है या आउटसाइड द क्लोज्ड बॉडी है तब उसका नेट फ्लक्स कितना होता है, 0 होता है। तो मैंने इसका फ्लक्स कितना कर दिया, 0 कर दिया। लेकिन ध्यान वाली बात रखने वाली ये है कि इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर नॉन ज़ीरो है। इसके सरफेस पर ये, इसका सरफेस कुछ तो डिस्टेंस पर होगा ना, जैसे मान लो R3 डिस्टेंस पर है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना चाहिए KQ3 डिवाइडेड बाय R3 स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका नॉन ज़ीरो है, लेकिन इसका फ्लक्स 0 है। तो यदि मेरे को क्या करना है, इस कंप्लीट बॉडी का नेट फ्लक्स फाइंड करना है, तो इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, अपन लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं फाई नेट निकालता हूँ, कितना होता है देखते हैं। फाई नेट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू, इनको भी राइट हैंड साइड को भी ऐड करूँ तो इसको मिलेगा आपका Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये तीनों का वेक्टर समेशन है। Q1 चार्ज का E1 है, Q2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, Q3 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। यदि इनका मैं वेक्टर समेशन कर दूं तो ये मेरे को मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज्ड बॉडी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ क्लोज्ड बॉडी। और इसका डॉट प्रोडक्ट किया मैंने एरिया के साथ, तो मेरे को कितना मिला। अब देखो ये न्यूमरेटर में क्या है, Q1 प्लस Q2। यदि इसको ध्यान से देखो ना तो Q1 और Q2 दोनों इसके अंदर चार्ज हैं। बाहर वाला चार्ज इसमें देखो अपने आप से हट गया, क्योंकि उसका जो फ्लक्स था, फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन था वो 0 था, तो वो हट ही गया। तो ये कौन से चार्ज आए, ये चार्ज वो है जो चार्ज इस स्फीयर के या इस क्लोज्ड बॉडी के अंदर है। तो मैं इनको क्या लिखूंगा, Q इन से डिनोट करूंगा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट आया है ना, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं अपन लोग क्या चीज़, गॉस लॉ। कौन सा लॉ है ये, गॉस लॉ। अब बारी आती है कि इसके स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करें कि इसका स्टेटमेंट बोलता क्या है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। हाँ जी, देखिए, तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट हम लोग दो तरीके से नोट कर सकते हैं। पहला तरीका आप लोग ये देखें, फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को लें। इसके अकॉर्डिंग आप ये बोल सकते हो कि किसी भी क्लोज्ड बॉडी का जो नेट फ्लक्स होता है वो उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर जो चार्ज है उसका 1/ε0 टाइम होता है। ठीक है बात। तो पहला स्टेटमेंट ये है, द नेट फ्लक्स of a closed body always equal to 1/ε0 times of net charge
of net charge enclosed by the closed surface। ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, इस सेकंड टर्म को, इंटीग्रल वाले टर्म को और इस थर्ड टर्म को लेके चलें। ये हमें बोलता है कि यदि हम लोग किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करें, किसी भी क्लोज्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल करें तो वो किसके इक्वल आता है? क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है। और लगा के आप लोग लिख लोगे द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, द क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल of net electric field always equal to 1 upon epsilon naught times of net charge enclosed by क्लोज्ड स्फीयर या क्लोज्ड सरफेस। ठीक है भाई, तो ये हमारा गॉस लॉ है, ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। फाई नेट इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई नेट वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें जो ये जो ई इन साइड है, ये ई इन साइड सॉरी ई नेट, ये क्या चीज़ है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड बाय द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड। देखो इसको मैंने क्या लिखा है, ध्यान देने इस बात पर कि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इंटीग्रल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बॉडी के अंदर वाले चार्ज और बॉडी के बाहर वाले चार्ज सरफेस पर डेवलप करते हैं। आप देख सकते हो कि ई नेट को निकालने के लिए मैंने क्या किया था, ई नेट को निकालने के लिए E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 E2 थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड थे अंदर वाले चार्जेस के, और E3 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था? बाहर वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग कोई से भी चार्ज का इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो चार्ज बाहर है चाहे अंदर है। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज इंक्लूड करना है ना, वो चार्ज केवल वही इंक्लूड करना है जो क्लोज्ड बॉडी के कौन सा हो, अंदर साइड हो। तो ये भी लिख देते हैं अपन लोग, क्यू इन क्या है? क्यू इन है चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है भाई, ये हमारा गॉस लॉ है। इसको आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा गॉस लॉ था। आई होप कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर इतनी बातों का ध्यान रखना है कि ई नेट क्या चीज़ है। ई नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस सरफेस के अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज दोनों मिलके सरफेस पर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। और क्यू इनसाइड क्या है? क्यू इनसाइड केवल नेट चार्ज है जो इस बॉडी के अंदर इनक्लोज्ड है। बाहर वाला चार्ज हम लोगों को नहीं लिखना, अंदर वाला नेट चार्ज है। ठीक है बात। अब लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है भाई, सेम जो बुक में लिखा होता है ना वो छाप के बता देते हैं कि हाँ जी क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, सेम छाप देते हैं। फिर उस बात का कोई तुक नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए ये ई है क्या चीज़। ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रियल में, बुक में सिर्फ इतनी चीज़ें लिखी होती है, कोई इसके साथ मेंशन नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। ये ई क्या चीज़ है? ये ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज जो मिलकर सरफेस पर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। अब इसी थ्योरी को बेस लेकर के मैंने क्या किया कि कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने इसमें से निकाले हैं
और इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आप लोग मेरे को दोगे बाय कमेंट्स, या मेरे को आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो। कमेंट्स में बताओ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन देखो क्या है, इसी थ्योरी में से निकाला है कि यदि ई नेट 0 है इम्प्लाइज फाई नेट 0 है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये अपने को बताना है। और किसके बेसिस पर बताना है, इस गॉस लॉ को देखकर बताना है, सिर्फ इस स्टेटमेंट को, केवल इस स्टेटमेंट को देख के बताना है कि यदि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो तो फाई नेट भी 0 होगा या नहीं होगा, ये बात ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद यदि फाई नेट 0 है इम्प्लाइज ई नेट भी 0 होगा, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बात आप लोगों को बतानी है। यदि फाई नेट 0 है तो क्या क्यू इनसाइड भी 0 होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बात आपको बतानी है। उसके बाद ई नेट यदि 0 है तो क्यू इनसाइड भी 0 होगा, क्या ये बात सही है या गलत है, ये भी आपको क्या करना है, बताना है। तो ये कुछ वेरिएशन करके मैंने 3-4 स्टेटमेंट लिखे हैं, इनके आंसर आप लोग मेरे को देना कमेंट्स के थ्रू, देखते हैं कितने जनों के सही आते हैं। और जिनके ये सही मतलब इनके जवाब आ गए ना, या जिनके जवाब आ गए उनके नेम मैं ग्रुप में शेयर ज़रूर करूँगा कि आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। और यदि ये आपको चाह रहे हो कि यदि आप सही जवाब देते हो तो इसका मतलब आप इसके ऊपर पकड़ कर गए। ये दूसरा जो चैप्टर है ना हमारा गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, वो इसी स्टेटमेंट पर बेसिस है, सारा का सारा काम इसी इक्वेशन से होने वाला है। जितने भी एप्लीकेशन है वो सारों में एक कॉमन इक्वेशन ये रहेगा। एप्लीकेशन बिल्कुल आसान है, इसी का यूज़ करते हुए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सारों के लिए। पहले हम लोगों को एक कंडक्टर स्फीयर दे रखा होगा, इस कंडक्टर स्फीयर के हमको बाहर साइड पूछ रखा होगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग इसमें से निकालेंगे। सरफेस पे पूछ रखा होगा तो भी इसमें से निकालेंगे, अंदर पूछ रहा होगा तो भी इसमें से निकालेंगे। फिर यदि हमको इंसुलेटर स्फीयर दे रखा है तो फिर हम इसका यूज़ करके निकालेंगे। एक वायर दे रखी है चार्ज वायर, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो भी हम लोग इसका इक्वेशन का यूज़ करेंगे और ई नेट निकालेंगे। तो सभी एप्लीकेशंस में अपने को क्या निकालना है, ई नेट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई। अब इसमें लास्ट बात पता है क्या बचती है, लास्ट बात ये पता चलती है कि ये ई नेट हम लोग जिस सरफेस पर फाइंड करते हैं, ये ई नेट जिस क्लोज्ड सरफेस पर फाइंड करते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इस बात का मतलब क्या है वो आप थोड़ा डीपली समझें। क्लोज्ड इंटीग्रल, और कौन सा इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। मतलब ये वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इस सरफेस पर है, ये जो डी ए सरफेस लगा हुआ है ना, इस सरफेस पर है। तो ये वाला जो सरफेस होता है ना जिस पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, उसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, गॉसियन सरफेस। कौन सा सरफेस बोलते हैं उसको, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की क्या डेफिनेशन है, वो सरफेस, वो इमेजिनरी सरफेस जिसके करस्पॉन्डिंग ई नेट को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है। द इमेजिनरी सरफेस जिसके करस्पॉन्डिंग किसको फाइंड किया जाता है अपन लोगों के साथ, ई नेट को क्या किया जाता है, फाइंड किया जाता है, उसको कौन सा सरफेस बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस में अपने को सिमेट्री ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि अपने पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकल हो, इस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अपन लोगों को गॉसियन सरफेस इस टाइप से बनाना है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री रहे। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के क्या हो, पैरेलल हो। वही हमको क्या बनाना होता है, गॉसियन सरफेस बनाना होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो, सिमेट्री हो। इट मीन्स गॉसियन सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, सिमेट्री होती है, यानी कि सिमेट्री होती है। किसकी सिमेट्री होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री होती है। अब फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या बात बताई कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वो या तो गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए या गॉसियन सरफेस के पैरेलल होना चाहिए। तो अब इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो भी स्फेरिकल होता है, इस टाइप का होता है। ये इसके लिए गॉसियन सरफेस है, और देख लें कि ये इसकी कंडीशन को फुलफ़िल करता है। जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो वो इस गॉसियन सरफेस के क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है बात। अब जैसे और एग्जांपल बताऊं आपको, यदि चार्ज्ड वायर है अपने पास एक, तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कोएक्सियल सिलेंडर टाइप होता है, इस टाइप से कोएक्सियल सिलेंडर टाइप होता है। अब इसमें 3 सरफेस हैं, तीनों सरफेसेज हैं वो गॉसियन सरफेस की कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। जैसे जब मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो वो इस साइड आएगा,
ऐसे आया इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव साइड से अवे होता है। तो अब यदि आप देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो कर्व्ड सरफेस है उसके साथ तो परपेंडिकुलर है, और जो ये प्लेन सरफेसेज हैं, ये वाले सर्कुलर सरफेसेज, इनके ये पैरेलल है। कैसा है? इनके ये पैरेलल है, इनके साथ पैरेलल है, और कर्व्ड सरफेस के साथ कैसा है? ये परपेंडिकुलर है। तो इस बात से आप लोग ध्यान रखें कि गॉसियन सरफेस क्या है। गॉसियन सरफेस वो इमेजिनरी सरफेस है जिसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ई नेट को क्या करते हैं? इवेलुएट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोला जाता है? गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस में एक टाइप की सिमेट्री होती है, और किसकी सिमेट्री होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब हम लोग गॉसियन सरफेस केवल वही बना सकते हैं जो गॉसियन सरफेस या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ठीक है बात? तो इसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लें गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन को, और एग्जांपल में ये बना लें कि यदि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो स्फेरिकल होता है गॉसियन सरफेस, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो गॉसियन सरफेस का जो शेप होता है वो कोएक्सियल सिलेंडर होता है, गॉसियन सरफेस है ये। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर गॉस लॉ का जो प्रूफ है वो क्या है? तो आपको बता दें कि जो लॉ होता है ना, लॉ, उसका कोई प्रूफ नहीं होता। लॉ लॉ होता है। जैसे आगे आएगा मैग्नेटिज्म में एक बायो सावर्ट लॉ, तो वो लॉ है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ऐसा होता है तो होता ही। हालांकि इसका जो प्रूफ है वो हम लोग कूलम्स लॉ को बेस बना के कर सकते हैं कि यदि कूलम्स लॉ वैलिड है तो हमारा ये वाला जो गॉस थ्योरम है ये भी क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है बात? एक्चुअल में पहले कौन सा आया था? पहले ये गॉस लॉ आया था, ना कि अपना कूलम्स लॉ। पहले कौन सा लॉ आया था? गॉस लॉ आया था। ओनली लॉ की फॉर्म में आया था, इसका कोई भी प्रूफ हमारे पास नहीं था। लेकिन उसके बाद जब हमारे पास कूलम लॉ आया तो हमने कूलम लॉ को बेस बना के इसको क्या कर लिया? प्रूव कर लिया कि ये बात भी सही थी। ठीक है ना? बात समझ रहे हो? तो हम लोग इसका जो प्रूफ करेंगे ना, वो इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं होगा, इसका डायरेक्ट प्रूफ नहीं होगा। हम लिखेंगे प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम लॉ को बेस बना के हम इसका प्रूफ करेंगे कि यदि कूलम लॉ सही है तो ये भी क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। और ये जो क्वेश्चन मैंने साइड में लिखे हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, इनका आंसर आप लोग कमेंट्स में ज़रूर देना, क्योंकि ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद बात है भाई। मेरे को ये दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ गया सारा। कल वाला वीडियो मेरा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, आप ऐसा मान सकते हो। अब सिर्फ अपनों को कुछ नहीं करना, अपना वो बोलते हैं ना मसाला तैयार हो गया अभी। अब हम लोगों को क्या करने हैं? सिर्फ एप्लीकेशंस करने हैं। केवल एक वो स्टार लगा हुआ इक्वेशन आपको दिख रहा है ना, वो याद रखना है बस। यदि वो याद है तो आप लोग सारे 6-7 जितने भी एप्लीकेशन आपको दे रखे हैं वो सारे कर सकते हो। ठीक है भाई, मिलते हैं कल वाली वीडियो में।